न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलान जंग इसका नाम है। और आज शो की शुरुआत बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल दल समाजवादी पार्टी उसने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इसमें मैनपुरी से डिंपल यादव, जो कि फिलहाल इसी सीट से सांसद हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरीके से शफीकुर रहमान बर्क, जो फिलहाल सिटिंग एमपी हैं संभल से, उनके नाम का भी जिक्र इस लिस्ट में किया गया है। साथ ही आपको बता दें, फिरोजाबाद से अक्षय यादव को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को मौका दिया गया है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव, उन्नाव से अनु टंडन, गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं आशीष से किस तरीके से समझा जाए 16 उम्मीदवारों के इन नामों की लिस्ट को जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। आशीष, क्योंकि महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि ऐसा भी नहीं है कि अपने सभी जो सिटिंग एमपीज हैं उनको रिपीट कर दिया गया हो। मुरादाबाद का तो नाम है नहीं इसमें। परिवार ज्यादा हावी नजर आ रहा है शुरुआती 16 नामों में। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि परिवार और जो करीबी लोग हैं उनको ज़्यादा हावी दिख रहा है इस लिस्ट में। आप अक्षय यादव का जिक्र कर रही थी रोमाना। अक्षय यादव राम गोपाल यादव के बेटे हैं, सबको पता है। और ये लग भी रहा था कि फिरोजाबाद से अक्षय यादव को टिकट दिया जा सकता है। डिंपल यादव अपनी पत्नी, उनका टिकट अनाउंस कर दिया गया मैनपुरी से। लखनऊ एक बड़ा दिलचस्प मुझे लग रहा है। रविदास मेहरोत्रा में आपको बताना चाहूँगा रोमाना कि लखनऊ को लेकर के जो मेरी प्रारंभिक जानकारी थी, लखनऊ तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी देने के लिए राजी थी। प्रियंका गांधी के साथ जो पहले दौर की बातचीत फ़ोन पर हुई थी अखिलेश यादव की, और उन्होंने जो 8 सीटें तब ऑफर की थी उसमें यह भी कहा था कि लखनऊ सीट भी वो कांग्रेस को दे सकते हैं। इससे मुझे एक संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं जो अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि 11 सीटें अखिलेश यादव ने ऐलान कर दी थी कि कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस हो गया है, और उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि ये एक तरफा ऐलान है और अभी तक हमारे साथ इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। कहीं ना कहीं ये लखनऊ का अनाउंसमेंट उस टकराव को इंडिकेट करता है। तो मुझे लगता है कि 16 सीट भी जिस तरह से अखिलेश यादव ने पहले 11 और उसके बाद अब अपने कोटे की 16 सीटों को अनाउंस किया है, उससे ये हिंट जरूर कहीं मिलता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात भी शायद अब तक पूरी तरह से बन नहीं पाई है। तो मतलब आशीष, आप ये कह रहे हैं कि ये 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है, एक तरीके से ये भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी रहेगी या नहीं, इसको लेकर भी एक प्रश्न चिन्ह है। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं और वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के चक्कर में फंस गए हैं। जमीन घोटाले में फंसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करने की तैयारी में कल और आज शाम 7 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। बीस जनवरी दिन शनिवार, रांची में सीएम सोरेन से 8 घंटे तक ईडी की पूछताछ। 27 जनवरी सीएम सोरेन अचानक दिल्ली पहुंचे और 29 जनवरी यानी बीते सोमवार को ईडी की टीम सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंची। पूरा घर ढूंढा, दस्तावेज खंगाले, हेमंत सोरेन की बीएमडब्ल्यू कार जब्त कर ली गई। ईडी को 36 लाख कैश भी बरामद हुआ, लेकिन दिल्ली में नहीं मिले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जांच एजेंसियां ताकती रह गई। दिल्ली से लेकर झारखंड तक सियासी अटकलबाजियों का दौर चलता रहा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोरेन का चार्टर्ड प्लेन ज्यों का त्यों खड़ा रहा। दोपहर होते होते पता चला कि सोरेन रांची पर अपने आवास पर ही मौजूद है। दरअसल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों ईडी की फांस में है। कल ईडी एक बार फिर सीएम से पूछताछ करने वाली है। वहीं जेएमएम बीजेपी पर एक चुने हुए मुख्यमंत्री का अपमान करने का आरोप लगा रही है। किसका है वो 36 लाख रुपए? क्या वो ईडी के द्वारा या बाबूलाल जी के द्वारा वो प्लांट नहीं किया गया? एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है। झारखंड का सियासी तापमान इन दिनों गर्म है। सियासी हलकों में चर्चा है कि सोरेन पत्नी कल्पना को झारखंड की कमान सौंप सकते हैं, और इसका सबूत तब मिला जब हेमंत सोरेन
बैठक में पत्नी कल्पना सोरेन को साथ लेकर पहुंच गए। बहरहाल फैसला कब और कैसे होगा, शायद चंद घंटों बाद इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी। और देखिए, झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने एक नया दावा कर दिया है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं सीता सोरेन और बसंत सोरेन कल्पना सोरेन के नाम पर सहमत नहीं है। निशिकांत दुबे के मुताबिक सीता सोरेन, बसंत सोरेन किसी अन्य विधायक के नाम पर भी सहमत नहीं। आपको बता दें, सीता सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन के बड़े भाई दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है, जबकि बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। तो परिवार में ही कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, उनके नाम पर बतौर सीएम कल है, ये दावा कर रहे हैं निशिकांत दुबे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, ये तो बड़ा सनसनीखेज दावा कर रहे हैं निशिकांत दुबे, कह रहे हैं कि परिवार में ही कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, ये तो बीजेपी का दावा है, तो उसको तो हम बीजेपी के आईने से देखेंगे, लेकिन ये एक फैक्ट है कि परिवार में इस तरह के मतभेद पहले भी उभरते आए हैं। ये एक तथ्य है कि बसंत सोरेन कई बार ऐसा हुआ है कि उनकी राय अलग रही है हेमंत सोरेन से। और सीता सोरेन, और खासतौर पे आपको याद होगा सीता सोरेन की 2 बेटियां हैं, उन्होंने बाकायदा बीच में एक मोर्चा भी निकाला था हेमंत सोरेन के खिलाफ, जिसकी बहुत चर्चा यहाँ पर हुई थी। तो ये तो जितनी बातें अभी सामने आ रही हैं वो एक पुरानी जो पटकथा है, जो एक पुराना बैकग्राउंड है, उसके आधार पर कही जा रही है। बात बताइए अभिषेक उपाध्याय, आज सीता सोरेन बैठक में मौजूद थी। मुश्किल आएगी। देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी 7 बजे की बैठक है, महत्वपूर्ण वही है, विधायक दल की बैठक है, उसमें वो आती है कि नहीं उसका ही इंतजार हमें करना होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके पहले भी जब ये हुआ था कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाएंगे, उस समय भी बाकायदा सीएम आवास में हेमंत सोरेन थे और सबकी बैठक बुलाई गई थी, सीता सोरेन वहां भी आई थी। तो सीता सोरेन की गैर मौजूदगी का इशू नहीं है, इशू ये कि उनकी कंसर्न्स को एड्रेस कैसे किया जाएगा, और ये एक फैक्ट है कि कल्पना सोरेन को आगे रखा जाएगा। तो मतलब अगर गैर मौजूदगी का इशू नहीं है तो मतलब नाराजगी ऐसी नहीं है जो भारी पड़ जाए जेएमएम पर, भारी पड़ जाए परिवार के लिए, है ना? हम जल्दी से जरा दीपक रावत का रुख कर लेते हैं और जरा दीपक रावत से ये जानते हैं, कुल मिलाकर आज ही कोई फैसला लेने की जुगत में हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल तो 31 जनवरी आ गई है और कल तो दोपहर ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। दीपक, रोमाना, कुछ चीज़ें पहले साफ कर देता हूँ। जो जेएमएम की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से जब दोपहर में कहा गया कि तमाम विधायकों को बुलाया गया है, विधायकों ने भी ये कहा कि आज विधायक दल की बैठक हो रही है 2 बजे, हेमंत सोरेन उसमें शामिल हुए थे। अचानक से वो रांची में प्रकट हुए, अपने घर पर पहुँचे और उस बैठक में शामिल हुए जहाँ पर उनकी पत्नी भी उनके साथ नजर आ रही थी। अब उस बैठक के बारे में कहा जा रहा है कि वो विधायक दल की बैठक ही नहीं थी, वो बैठक अब 7 बजे होगी, इसलिए आपको उसमें कल्पना सोरेन नजर आ रही थी। अब जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें कल्पना सोरेन नहीं होगी, क्योंकि वो विधायक नहीं है, इसलिए अब जो बैठक बताई जा रही है 7 बजे, वो बैठक अहम बताई जा रही है, जिसमें कि तमाम फैसले लिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी का डर जरूर सता रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हमने अपनी तैयारी कर ली है, यानी कि रणनीति तैयार कर ली है। रणनीति क्या है वो भी बता देता हूं। तमाम लोगों को, तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम जितने भी समर्थक हैं उनको बुलाया जा रहा है, ताकि यहां पर इस तरीके का प्रेशर बनाया जा सके कि अगर गिरफ्तारी की संभावनाएं बनती है, ईडी गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, तो यहां पर इस तरीके की चीजें हों कि गिरफ्तार करना आसान ना हो। तो इस तरीके की चीजें बताई जा रही हैं। वहीं अब हेमंत सोरेन से सवाल पूछा गया सीधे तौर पर कि आप कहाँ थे इतने घंटों से, क्या विचार है, क्या रणनीति है, तो कहते हैं कि हम आपके दिल में हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो यही हैं। यानी सीधे तौर पर वो भी ये कहते हुए नजर आए कि वो कहीं नहीं जा रहे, मुख्यमंत्री वही हैं, वही रहेंगे, किसी और को वो अपनी गद्दी नहीं सौंपने वाली। तो तमाम चीजें जरूर कही जाएगी। आज अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली बैठक, उस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, और साथ ही साथ कल 31 जनवरी ईडी के सामने जब पेश होंगे हेमंत सोरेन, उसके बाद क्या होता है इस पर भी हमारी नजर। जांच एजेंसियों की रडार पर सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही नहीं है, बल्कि अभी 2 दिन पहले तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी हैं। कल लालू, आज तेजस्वी, ईडी के दरबार में एक एक कर लालू परिवार हाजिरी लगा रहा है। पहले सत्ता से बाहर हुए और अब लैंड फॉर जॉब केस की तेज रफ्तार ने लालू परिवार की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव का आज ईडी से सामना है। कल की तरह आज भी भारी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता अपने नेता को समर्थन देने के लिए पटना के ईडी दफ्तर के बाहर जमा हुए, नारेबाजी की। तेजस्वी तय समय पर ईडी के सामने हाजिर हुए और उनसे पूछताछ शुरू हुई। इस बीच तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने लगातार पोस्ट की बौछार कर दी।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर रोहिणी ने भाई तेजस्वी को शेरदिल नेता का बेटा बताया। लैंड फॉर जॉब केस क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे इस मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गर्म है। इस वक्त हम पटना में ईडी कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ पर आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, बड़े नेता भी यहाँ पर आ चुके हैं। दरअसल 22 दिसंबर और 5 जनवरी को तेजस्वी को कहा गया था कि आप आइए, लेकिन वो सरकारी कार्यक्रम में व्यस्तता का हवाला देते हुए नहीं आए थे। फिर 19 जनवरी को उनको नोटिस जारी किया गया और लालू से कहा गया कि आप 29 को आइए और तेजस्वी को कहा गया था कि आप 30 को आइए। ये 20 साल पुराना केस है। 20 साल पहले तेजस्वी जी का क्या उम्र रहा होगा? क्या तेजस्वी जी जब 10-11 साल के थे तभी क्या वो घोटाला कर दिए क्या? और ये सब बीजेपी का साजिश है। बीजेपी का 3 जमाई ईडी आईटी सीबीआई। सरकार को गिरे हुए कितने दिन हुआ? 2 दिन ही हुआ है। 2 दिन हुआ है। कल से इंट्रोगेशन शुरू है। देश और राज्य की जनता जानती है कि क्या हो रहा है। इलाज देश और समाज की जनता करेगी। आईटी, ईडी, सीबीआई, भाजपा के 3 जमाई सब जान रहा है। तो राम जी भी फेल कर गए, अब उनको नीतीश जी को लाना पड़ा। राम के जगह पलटू राम आ गए, फिर भी उनको चिंता लगा हुआ है। तो हमारे लोग को प्रताड़ित कर रहा है यहाँ लालू जी को और तेजस्वी जी को। आरजेडी के छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेता तक सब एक सुर में कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। देखिए, ईडी दफ्तर ठीक सामने में है। करीब 11:45 से उनसे पूछताछ शुरू हुई है। 11:45 बजे से लगातार पूछताछ जारी है। और एक सामने में मंदिर है जिसको शक्ति धाम मंदिर कहा जाता है। इसी मंदिर में आरजेडी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो बैठे हुए हैं इसके परिसर में। मनोज जी, पूछताछ शुरू हो गई। कल भी 9 घंटे तक लालू जी से पूछताछ हुई थी। टाइमिंग पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं सीधी से हम तो सवाल इसको पूछताछ नहीं मानता मैं, ये प्रताड़ना है और प्रताड़ना का पर्यायवाची पूछताछ नहीं होता है। कर कौन रहा है पूछताछ? ये ईडी दफ्तर है क्या? ये बीजेपी का दफ्तर है। एक बंद केस, एक केस जिसको आप लैंड फॉर जॉब कहते हैं, इसमें रेलवे कॉम्प्लेनेंट है क्या? आप डरे हुए हो, डरा हुआ शासक इन एजेंसीज के माध्यम से ऑपरेट कर रहा है। नीतीश के पाला बदलने के बाद इंडिया गठबंधन बचाने की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस का भी भरपूर साथ लालू परिवार को मिल रहा है। ईडी की ये जो कार्रवाई है ठीक सरकार जाने के बाद, हालांकि नोटिस पहले इशू हुए थे, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस पे अगर आप भी सवाल पूछ दीजिएगा तो हो सकता है कि आपके यहाँ भी ईडी आ जाए। ईडी जो है आजकल कानून के हिसाब से थोड़ी काम कर रही है, राजनीति से प्रेरित होकर के काम कर रही है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ईडी मतलब ईडी नहीं, ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट। फुल टाइम 24 घंटा 24/7 एक ही काम है। जिसका नाम देंगे जैसा के पिताजी, उसके घर पे रेड मारेंगे। यही चल रहा है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन ईडी की जांच पर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ केंद्र और बिहार में सत्ता संभाल रही एनडीए है, जिनके निशाने पर लालू परिवार और भ्रष्टाचार है। ईडी कहाँ जाती है जहाँ भ्रष्टाचार है, घोटाला है, कानून को जहाँ ताक पे रख दिया जाता है, और इन लोगों ने ऐसा किया है। और बीजेपी पर जो आरोप लगाते हैं गलत है। हम उनको कहना चाहेंगे, चारा घोटाला को भी याद कराना चाहेंगे कि जब चारा घोटाला सीबीआई को इस मामले को सौंपा गया था, उस समय किसकी सरकार थी? हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा, काजी का चाहते हैं आप? नौकरी देकर जमीन लिखवा लीजिए, कुछ ना हो। सेना की जमीन बेच दीजिए, कुछ ना हो। सैकड़ों करोड़ रुपया घर में रखिए, कुछ ना हो। भाई ऐसा है, ये मोदी राज है। जनता का पैसा खाइएगा तो हवालात का हवा भी खाना पड़ेगा। जस करनी तस भोग। आपके लिए लैंड फॉर जॉब केस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इसका चुनावी मुद्दा बनना तय है। जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप है। सवालों में 2004 से 2009 की नियुक्तियां हैं। ये तब की बात है जब लालू देश के रेल मंत्री थे। आरोप है क्षेत्रीय रेलवे में नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया गया। इस केस में जांच के दायरे में लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव हैं। साफ है, इस मामले में लालू का करीब करीब पूरा परिवार ही मुश्किलों से घिरा हुआ है। और ईडी की जांच की रफ्तार को देखकर लगता नहीं कि इस परेशानी से जल्द पीछा छूटेगा।
आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी शशांक कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं शशांक से कि बिल्कुल कल जैसी तस्वीरें आज भी ईडी के दफ्तर के बाहर नजर आ रही हैं, वही आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, और क्या जानकारी मिल रही है शशांक? क्या लालू प्रसाद यादव की तरह तेजस्वी यादव से भी लंबी चल सकती है आज की पूछताछ? देखिए, करीब 6 घंटे से पूछताछ चल रही है। रात 8-9 बजे तक पूछताछ चल सकती है। जो सोर्सेस बता रहे हैं 34 से 35 सवाल तेजस्वी से अब तक पूछे गए हैं। ये पूछा जा रहा है कि कितने अभ्यर्थियों से ज़मीन ली गई, जिन लोगों को नौकरी चाहिए होती थी वो लोग कैसे आपके परिवार के, आपके पिता के संपर्क में आते थे, क्या किसी अफसर की भी इसमें संलिप्तता है? जो अमित कात्याल गिरफ्तार हुआ है इस मामले में, बिजनेसमैन, उसको आप कैसे जानते हैं? आपको बता दें, आरोप है कि अमित कात्याल ने एके इन्फो सिस्टम जो उसकी कंपनी थी उसके सारे शेयर 1 लाख में तेजस्वी राबड़ी को बेचे थे। ये आरोप है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कात्याल पे तो यही आरोप लगा था ना कि जो लोग रेलवे में नौकरी पाते थे वो सस्ते दाम पर करोड़ों की अपनी ज़मीन कात्याल को बेचते थे और बाद में उसी कंपनी के डायरेक्टर तेजस्वी बन गए। आरोप तो यही है। अब जितना चीज़ आप बता रहे हैं ये आप असली चीज़ बताए ही नहीं। क्या असली चीज़ आप बता दीजिए? कि बीजेपी की राजनीतिक जमीन खिसका दी लालू जी, तेजस्वी जी ने, तो अब ये सब कहानी बनाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है आपके नज़र में। कह रहे हैं फांसी के फंदे पर चढ़ा दीजिए ना। आदरणीय लालू प्रसाद जी न झुकेंगे न झुके हैं। देखिए, राजनीतिक लड़ाई भाजपा ही नहीं लड़ पा रही तो भेज रही आईटी, ईडी, सीबीआई। लड़ाई जांच एजेंसियों से नहीं, भाजपा। पूछा जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि जो दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला बंगला 150 करोड़ का, वो किसका है? पूछा जा रहा है। देखिए, ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि लुटेरे देश से हो गए फरार और सोते रह गए चौकीदार। ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। देखिए, ये जो राजनीतिक लड़ाई है, इस राजनीतिक लड़ाई में पूरी तरह से राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी उनको लगा कि 24 की नैया डूबेगी। अब आप देख लीजिए, झारखंड में वही हो रहा है, बंगाल में वही हो रहा है, केजरीवाल जी के साथ वही हो रहा है, लालू जी के साथ कल आपने देखा। राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी को लग रहा है कि हम लोग नहीं जीत पाएंगे, इसलिए अब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये तो कोई नई बात है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये तो बात आप लोग बार बार बोलते हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हद कर दी आपने। कल भी आपने देखा आदरणीय लालू प्रसाद जी। क्या लगता है गिरफ्तारी हो सकती है? आपको क्या लग रहा है? लालू जी से तो 9 घंटे पूछताछ हुई, रात में 9 बजे छोड़ा गया था। तेजस्वी यादव जी का लगता है कि जो स्पीच वो देते रहे हैं, लालू जी के बेटे हैं ना, या राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही देख रहे हैं। ये सब चीज जो भी करना है, सब चीज़ों का जवाब लालू जी के परिवार ने दिया है, पूरा सहयोग। 22 दिसंबर को बुलाया गया था, 5 जनवरी को बुलाया गया था, दोनों बार नहीं आए, कहे कि सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त हूँ। 19 को नोटिस जारी हुआ तो आज आए हैं, आज बुलाया गया था। ठीक है, तो भाई तो जवाब तो दे रहे हैं ना। अब बताइए, 10-10 घंटा 20-20 घंटा बैठ के आदमी जवाब दे रहा है। कोई बड़ा एक्शन हो सकता है आपको लगता है? अरे कौन एक्शन होगा, उसका बाद क्या प्रतिक्रिया होगा, ये सब तो बात की बात है। अभी तो हम लोग सब लोग यहाँ खड़े हैं, इतने लोग देख रहे हैं, सैलाब खड़ा है। जी 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 जी, ये लोग निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन देखिए पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आरजेडी का वही रटा रटाया जवाब है कि बदले की राजनीति के तहत परेशान लालू परिवार को किया जा रहा है। बिहार का सियासी तापमान आप देख ही रहे हैं, इन दिनों चरम पर है और एक तरफ ईडी की फांस में लालू परिवार फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में दरअसल कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज इसी न्याय यात्रा में पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में बिखर गए, इसीलिए साथ छोड़ गए। बिहार में सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी हमारे गठबंधन की है, इसके लिए हमको नीतीश कुमार की जरूरत नहीं। राहुल गांधी इन दिनों बिहार के आम लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं। वही बिहार जहां 2 दिन पहले ही उनके पूर्व साथी नीतीश कुमार ने पाला बदलकर एनडीए का दामन थाम लिया। बिहार का राजनीतिक तूफान भले ही शांत हो गया हो, लेकिन इसकी टीस कांग्रेस को खूब साल रही है। राहुल आज खूब बोले। कल तक नीतीश पर एक शब्द भी नहीं बोलने वाले राहुल ने नीतीश पर बीजेपी के दबाव में बदल जाने का आरोप लगा दिया और ये भी जता दिया नीतीश के रहने या नहीं रहने से इंडिया गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अब दूसरे साइड से प्रेशर आया, नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है, नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार पर अब कांग्रेस चौतरफा हमले कर रही है। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की लड़ाई को न्याय और अन्याय से जोड़ रही है। हम कह रहे हैं कि नीतीश जी पलटी किसके साथ मारते हैं? अकेले तो नहीं पलटी मार रहे हैं, उनके साथ, कभी आपके साथ। नहीं तो पलटी तो कोई उनके साथ और भी मार रहा है ना, तो सिर्फ उन्हीं को क्यों पलटी मार कह रहे हैं? दूसरे को भी कहिए ना। हम कह रहे हैं कि नीतीश जी के साथ जो गुलाटी मार रहे हैं उनसे भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए ना। ये संयोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का घिनौना प्रयोग है जो हमेशा से वो करती रही है। लेकिन इस सब से न तो इंडिया अलायंस पे कोई असर आने जा रहा है और न राहुल गांधी के जज्बे में कोई कमी आने जा रही। कांग्रेस का एक एक सिपाही तैयार है, क्योंकि इस बार लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की अंतिम लड़ाई है। नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन की सियासी साख दांव पर लगी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले ही एक एक कर साथी बिछड़ते जा रहे हैं। नीतीश और ममता के बाद गठबंधन के कई और साथी भी सीट शेयरिंग पर कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सियासी सवाल यही है कि आखिर गठबंधन का भविष्य क्या रहने वाला है। बड़ी खबर बताने जा रही हूं, छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में यह नक्सली हमला हुआ है, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हमले में 14 जवान जख्मी भी हुए हैं। टेकलगुड़म इलाके में ये हमला जो जवानों पर हुआ है, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। जेपी त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी त्रिपाठी, क्या शुरुआती जानकारी मिल रही है कि घात लगाकर बाकायदा निशाना बनाया गया इन जवानों को? देखिए बिल्कुल रोमाना, ये छत्तीसगढ़ के जो है सुकमा बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके का मामला है। टेकलगुड़ा में जो है सीआरपीएफ नया कैंप खोलने की तैयारी कर रही थी और सीआरपीएफ कैंप पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। उसकी सुरक्षा में जो जवान लगे हुए थे, उन जवानों पर नक्सलियों ने जो है हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की। दोनों तरफ से लगातार लगभग 3 घंटे तक फायरिंग चलती रही। इस फायरिंग के बाद जो है सीआरपीएफ के जो है जो जवान है वो मुंहतोड़ जवाब देते रहे। लेकिन जो फिलहाल जानकारी आ रही है, इस पूरी घटना में जो है नक्सलियों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन जो है हमारे 3 जवान इसमें शहीद हो गए हैं और 14 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जैसे कोई और अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएगा जेपी त्रिपाठी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। 3 जवान शहीद हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में है बीजेपी। आज बीजेपी में बैठकों का दौर। बीजेपी समन्वय समिति की बैठक में मंथन हुआ है और इसके बाद रात 8 बजे बीजेपी महासचिवों की भी बैठक है। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक बैठकों का दिन आज दिल्ली में बीजेपी के खेमे में रहा है और कुल मिलाकर बीजेपी की नजर जो है वो 24 चुनाव के लिए रणनीति बनाने पर है। आज जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खास तौर से जो कमजोर सीटें हैं, जिन सीटों पर पिछली बार पार्टी हारी थी, उन सीटों पर फोकस करते हुए आज की इस बैठक में मंथन किया गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज पांडे से, एक बैठक खत्म हो गई है समन्वय समिति वाली, अब अगली बैठक का इंतजार है नीरज? नहीं रोमाना, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको अपडेट कर दूं। समन्वय समिति की बैठक ये कहें कि अब शुरू होने जा रही है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय बीजेपी मुख्यालय में, हिमंता बिश्व शर्मा पहुंच गए हैं, बीएल संतोष हैं, विनोद तावड़े हैं, तरुण चुग हैं, सुनील बंसल, ये सारे लोग बैठक में पहुंच चुके हैं। कुछ सदस्य धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। चूंकि मैंने पहले ही कहा था कि आज कुछ कारणों से बैठक थोड़ा सा डिले हो गई थी। ये बैठक 8 बजे तक चलने वाली है और इस बैठक का जो मेन काम है वो समन्वय स्थापित करना है, यानी कोऑर्डिनेशन का काम है सभी स्टेट्स यूनिट से। इसके अलावा जो और समितियां बनी हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन काम है। और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक मूल जो काम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां कहां हो, कैसे कैसे हो, उनमें और राज्यों के संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करना। इसके अलावा कहां पर किस दल के किसको लेकर पार्टी में आना है, किस दल को पार्टी से जोड़ना है, एनडीए के कुनबे को कैसे बढ़ाना है और एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ कैसे समन्वय स्थापित कर, ये तमाम काम है। और इसके बाद फिर महासचिवों वाली बैठक होगी। ये बैठक खत्म होगी, उसके बाद महासचिवों वाली बैठक आज ही होगी। बिल्कुल रोमाना 8 बजे तक ये बैठक चलेगी और 8 बजे से दूसरी बैठक राष्ट्रीय महासचिवों की शुरू हो जाएगी। उस बैठक का भी मूल एजेंडा ये है कि पिछले हफ्ते जो एजेंडा तय हुआ था, यानी कि लोकसभा चुनाव
कि एक एक विषय पर कैसे एजेंडा तय होना है, कैसे उस एजेंडे पर काम करना है, जो चीजें तय तो हुई मतलब वो होंगी 400 पार वाला जो प्लान है उसको कैसे की मंजिल तक पहुंचाना है, इसी को लेकर ये बैठकों का दौर जो बीजेपी में चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बैठक, महाविकास आघाड़ी की ये बैठक हुई। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन, कांग्रेस नेता संजय निरुपम की तरफ से कहा गया है बिहार बंगाल से सीख लेनी चाहिए, ऐसा फैसला लेना चाहिए जो सभी को मान्य हो, ये कहना है संजय निरुपम का। आज की ये जो बैठक है महाविकास आघाड़ी की, इसमें प्रकाश अंबेडकर की जो वंचित बहुजन आघाड़ी है उसको भी न्योता दिया गया था, उसके भी नेता इस बैठक में मंथन करने के लिए, शिरकत करने के लिए आज मौजूद। और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कोई फॉर्मूला तय हो पाएगा या पिछली बार की तरह ये बैठक भी बेनतीजा रहेगी, इसी को लेकर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। कृष्ण ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कृष्णा, क्या अपडेट है? देखिए रोमाना, हमने जैसे कि पहले बताया था कि सुबह 11 बजे से ये बैठक चल रही है और लगभग 7 से 8 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की जो बैठक है वो लगातार इस समय चल ही रही है। मैं इस वक्त ट्राइडेंट होटल के बाहर मौजूद हूँ और इसी होटल के अंदर ये बैठक चल रही है। अब तक का जो लेखा जोखा है बैठक का वो ये है कि ये दूसरी बैठक है सीट शेयरिंग को लेकर, और इसमें सबसे बड़ा जो अपडेट है वो वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर है। लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है, तो आज जो महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दल हैं, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस, उनकी तरफ से एक पत्र जारी करके ये कहा गया है कि महाविकास आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी को शामिल कर लिया गया है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर क्या चर्चा हुई है, नहीं चर्चा हुई, ये अभी से कुछ देर बाद स्पष्ट होगा, लेकिन जिस बात पे आज विराम लगा है वो ये कि महाविकास आघाड़ी ने ये साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी अब आधिकारिक तौर पे महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। वही और सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या आज कुछ सीटों को लेकर बात बन सकती है? 48 में से कुछ सीटों को लेकर क्या आज कोई फॉर्मूला तय हो सकता है, मुहर लग सकती है? देखिए रोमाना, महज कुछ घंटों का इंतजार है। जो आप ये सवाल पूछ रही हैं कि 48 सीटों में से कुछ सीटों पर मुहर लगने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि किन किन सीटों पर मुहर लगेगी। इस बीच मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज बताऊं, एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के जो है वो एमएलसी हैं कपिल पाटिल महाविकास आघाड़ी के मीटिंग में शामिल हुए थे। उन्होंने ये कहा कि उन्हें निमंत्रण दिया गया था इस मीटिंग में शामिल होने के लिए और वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने शीर्ष नेताओं को दी है। तो एक तरफ जहां पे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो उन्हीं के पार्टी के महाराष्ट्र में एमएलसी हैं कपिल पाटिल, वो यहाँ पे शामिल होते हैं और ये कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से उन्हें निमंत्रण दिया गया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि बुल्ढाना जो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एक लोकसभा सीट है, उन पर उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश की और ये कहा कि चर्चा जो है वो बेहद अच्छी हुई है, आगे जो निर्णय लिया जाएगा वो सोच समझ के लिया जाएगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है वो भी इस मीटिंग में शामिल हुई थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने भी महाविकास। ये बताइए कृष्णा ठाकुर, आज ये जो दल शामिल हो रहे हैं, इनके कौन कौन से नेता इस वक्त बैठक में शामिल हैं? देखिए, जेडीयू से मैंने आपको कहा कि एमएलसी कपिल पाटिल शामिल हुए थे, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, विनायक राउत शामिल हुए हैं, जयंत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी शरद पवार गुट के वो शामिल हैं, उसके बाद जितेंद्र रावत शामिल हैं, कांग्रेस से अशोक चौहान शामिल हैं, नाना पटोले शामिल हैं। तो ये तमाम जो नेता हैं वो अंदर इस वक्त मौजूद हैं और अंदर जो चर्चाओं का दौर शुरू है। लेकिन स्थिति यह है कि एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। बैठक ये दूसरी बैठक होनी है और अब तक कोई स्पष्ट नतीजा जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि इस बीच जब वंचित बहुजन आघाड़ी को शामिल कर लिया गया है तो संजय राउत ने यह भी कहा है कि 2 फरवरी के दिन इसकी जो है तीसरी बैठक होगी लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर, उसमें जो प्रकाश अंबेडकर है चलिए ठीक है, तो फिर नजर बनाकर रखिए, जब कुछ निकलता है इस बैठक से दोबारा आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बात कर लेते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की जिसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। हालांकि जो बयान का लब्बो लुभाव है वो तो कुछ नया नहीं है। पिछली बार जब 2019 में लोकसभा का आम चुनाव होना था, उस दौरान भी जो कांग्रेस के और अन्य विपक्षी दलों के नेता थे वो इसी तरीके के बयान देते थे और अब उसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर लब्बो लुभाव वही
और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इस बार 24 में अगर दोबारा से मोदी सरकार बन गई तो फिर देश में लोकतंत्र को विदाई देने के लिए तैयार रहिए। इसको लेकर बीजेपी आक्रामक है, सियासी तौर पर घेराबंदी कांग्रेस की कर रही है। देखिए कैसे छिड़ा है सियासी आर पार इसी खबर पर। आखिरी चांस है आपको वोट देने का, इसके बाद कोई वोट नहीं देगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। इस बयान पर बीजेपी का पलटवार आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा बयान सुनिए। कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? इसीलिए यह आखिरी चांस है आपको वोट देने का, इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना वैसा ही होते चले जाएंगे। इसके बाद नो चुनाव। खड़गे के आखिरी बार वोट देने की बात पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उस पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। क्या आपको पता है कि एक बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, 5 साल से बढ़कर 6 साल? यस, इंदिरा गांधी जी के समय में इमरजेंसी में। आपको पता है कि मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। जो आपकी पार्टी ने किया है दूसरों को उस नजर से क्यों देखते हैं? इंदिरा जी ने देश में लोकतंत्र की हत्या की और उस हत्या करने वाली पार्टी के अध्यक्ष अंदाज लगा रहे हैं, भविष्य वक्ता हैं। ऐसा नहीं कि खड़गे ने जो कहा वो कांग्रेस की तरफ से पहली बार कहा गया हो। कांग्रेस और विपक्षी नेता गाहे बगाहे लोकतंत्र खत्म होने और आखिरी बार वोट की ताकत वाली बात कहते रहे हैं। और वास्तव में आखिरी चुनाव हो गया, आगे चुनाव होगा नहीं। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है? 2019 लोकसभा चुनाव से पहले के कुछ बयानों पर जरा नजर डालिए। मार्च 2018 में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा, अगर बीजेपी फिर सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। 2019 लोकसभा चुनाव भारत का आखिरी आम चुनाव होगा। जुलाई 2018 में शशि थरूर ने कहा, अगर बीजेपी 2019 का चुनाव जीतती है तो हिंदू पाकिस्तान बनने जैसी स्थिति पैदा कर देगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा। मार्च 2019 में केजरीवाल ने कहा था, अगर 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो देश में और चुनाव नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए संविधान बदल दिया जाएगा। इसी दौरान राजस्थान के तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया था कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री चुन लिए गए तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे, देश चीन और रूस की राह पर जा सकता है। 2024 में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2019 टाइप बयान फिर से दिया है। कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही होगी कि अध्यक्ष जी ने बयान तो दोहरा दिया, बस कहीं नतीजा ना दोहरा जाए। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में लग गया बड़ा झटका। बीजेपी की जीत को आम आदमी पार्टी सियासी षड्यंत्र बता रही है और अब हाईकोर्ट जाने की धमकी दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है, पूरे चुनाव में धांधली हुई है, बीजेपी ने लोकतंत्र की लूट की है। बीजेपी 16, आप और कांग्रेस मिलाकर 12। नतीजा, मेयर पद पर बीजेपी की जीत। मिस्टर कुलदीप कुमार वोटेड 12 वोट, श्री मनोज कुमार वोटेड लोकसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन का पहला सियासी प्रयोग असफल हो गया। बीजेपी ने आप और कांग्रेस गठबंधन को हराकर आखिरकार मेयर पद का चुनाव जीत लिया। जिस मेयर पद के चुनाव पर सबकी निगाहें थी, जिस चुनाव को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, उसी कुर्सी पर अब बीजेपी का कब्जा है।
बीजेपी ने जहां मेयर पद के लिए मनोज कुमार को उम्मीदवार बनाया, वहीं विपक्ष की तरफ से कुलदीप कुमार प्रत्याशी थे। मेयर चुनाव में गठबंधन की हार हुई तो बात दिल्ली तक पहुंचना लाजमी था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे गठबंधन की हार बताया और श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गठबंधन को ब्रेन डेड तक कह डाला। इधर हार से बुरी तरह बौखलाई आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी की जीत को सरेआम धांधली बता रहे हैं। ये तो सरेआम डकैती है, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी ने डाका मारा है और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के सामने दोबारा एक्सपोज हो गई कि वो छोटी से छोटे चुनाव में भी खराब नीयत का शिकार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। कुल मिलाकर मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। कल इंडिया गठबंधन की अर्जी पर कोर्ट सुनवाई करेगा। और देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि धांधली करके चंडीगढ़ मेयर चुनाव बीजेपी ने जीता, इस पर बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। अरविंद केजरीवाल का सीधा आरोप है कि आप लोगों ने गुंडागर्दी बेईमानी से, और आप पर सीधा आरोप लगाया कि आपने गुंडागर्दी और बेईमानी से चुनाव जीता है। नहीं, मुझे लगता है कि क्या बेईमानी की। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और वहां से कांग्रेस के पार्षद हिलना चालू हो गए। दोष हमारा है। और आपने उन कांग्रेस के पार्षदों को लेकर जब कोई रिसोर्ट में चले गए, क्यों रिसोर्ट में चले गए? आपके मजबूत थे ना। एक कमरे में एक पार्षद, उसके साथ 2 आम आदमी के कार्यकर्ता, और उसके हाथ में फोन भी नहीं देंगे। पार्षद के घर वालों से बात करनी है तो दूसरे के फोन से स्पीक फोन पे बात करनी है। ये कहाँ से आया? ये गुंडागर्दी नहीं है। आप पार्षदों को हाईजैक करके ले जाते हो, ये कौन सी गुंडागर्दी नहीं। लेकिन उनका कहना है कि आप उनकी नीयत पर सवाल खड़ा करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आपकी नीयत तो पहले से खराब थी। सब पिछले 2 चुनाव भी हम लड़े थे, उस समय कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था और हमने कोई पार्षदों को किसी रिसोर्ट में नहीं ले गए। हमारे पार्षद अपने अपने घरों में थे, वहीं से चुनाव को वोटिंग के लिए आ गए। जिसको डर होता है उसने गुंडागर्दी करते हुए पार्षदों को उठा के लेके गया। रिटर्न कंप्लेंट है हमारे पास कि हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक पार्षद को तबीयत ठीक नहीं तो दवा लेने जाना था, वो भी जाने नहीं दिया इनके लोगों ने। पूरा रिकॉर्डिंग शूटिंग हुआ है, वोटिंग कैसे हुआ, कौन आया, क्या किया, ये अगर हुआ है तो सामने दिख रहा है क्या हो रहा है। वो इतना अगर पार्षदों पर अविश्वास है, जबरदस्ती उठा के लेके जाएंगे, तो ऐसे केजरीवाल जी चुनाव जीता नहीं जाता। तो बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर इंडिया गठबंधन पर ही पलटवार करते हुए विनोद तावड़े को आप सुन रहे थे। सीधे मैं आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम बस्सी इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं असीम बस्सी से, ये जो चुनावी लड़ाई अदालत की चौखट पर पहुंच गई। असीम, बिल्कुल, क्योंकि आज बड़ा अटैक किया था इंडिया अलायंस ने। उन्होंने बोला कि ये सेटबैक टू इंडिया अलायंस नहीं है, ये सेटबैक टू डेमोक्रेसी है। उनको एलिगेशन है कि रिग किया गया है पूरे पोल को, और वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है चले गए हैं। और कल आई थिंक मोस्ट लाइकली एडमिट हो गया, तो इसमें हियरिंग होगी, क्योंकि पहले भी ये चुनाव 18 को होना था, फिर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया। आज हाई कोर्ट मैंडेटेड चुनाव था, लेकिन उसके बाद भी जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस यहाँ पे हारा है तो वो हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। कोर्ट का क्या रुख रहता है इस पूरे मामले पर, इस पर हमारी नजर है।